लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू में आज होगी अहम बैठक। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कल पहुंचेगा मंदिरों के शहर। इस बार बर्फ न गिरने से गिरा पर्यटन कारोबार। टूर एंड ट्रेवल व होटल व्यवसाय पर छाई मंदी। पत्नीटॉप, भद्रवाह सहित कश्मीर भी प्रभावित। बारिश और बर्फबारी न होने से चिंता में किसान। चिनाब रीजन में फसलें हो रही पूरी तरह से प्रभावित। जंगलों में आग से भी पर्यावरण पर पड़ रहा असर। और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जगह जगह पर लगाए नाके। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको लोकसभा के हवाले से खबर दिखा देते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हर सियासी जमात अब कमर कस चुकी है। जम्मू में मंगलवार को जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भारत सिंह सोलंकी ने यहां पर पीसीसी के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावों की रणनीति पर चर्चा की थी, वहीं आज जम्मू स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उधर कल यानी कि वीरवार को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी तरुण चुग और सह प्रभारी आशीष सूद सहित पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर पैठ बनाने की काम हर एक पार्टी जो है वो करती नजर आएगी, लेकिन उस बीच में अब देखना यह होगा कि समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से रहेगा। आपको ये बताते चले कि जिस तरह से आपको ये पहले भी बताया गया था कि लोकसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और उसके बाद विधानसभा के अगर चुनाव होते हैं तो किस तरह से यहां पर आंकड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, समीकरण बदलता समझ आएगा। क्योंकि आप देखिए 2019 के बाद किस तरह से पहला एक बड़ा चुनाव इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में हर पार्टी अपनी कवायद जो है वो झोंक चुकी है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल एक एक करके किस तरह से अब आप देखिए जिम्मा जो है वो कार्यकर्ताओं के कंधों पर रहेगा। भाजपा मुख्यालय से आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीरें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आज एक अहम बैठक होने वाली है और कल यहां पर भाजपा जो है वो कमर कस सकती है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा दमखम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी पर जानकारी लेंगे, अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी कवायद को तेज कर चुकी है, अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आज बैठक रखी गई है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन लोग शिरकत करने वाले हैं? इसमें खास अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुजर बकरवाल के तमाम वो तबका जो है उनको यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो उनको संबोधित कर सकते हैं और अपना वक्तव्य जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं। मगर उसी बीच अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरह से पैंट बनाती नजर आई है, और उसी बीच अगर हम बात करें तो आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर हमने देखा कि इससे पहले कोट भलवाल के अंदर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो है तमाम लोगों को संबोधित किया गया था और अपनी ओर अग्रसर करने की ओर जो है लगातार वक्तव्य रखे गए थे। मगर वहीं पर आज एक बार फिर से गुजर बकरवाल संप्रदाय की बात करते हैं तो आज उनका तबका जो है, एक बड़ा तबका जो है उनके साथ मुलाकात करेगा, उनको संबोधित भी करेंगे और अपनी वक्तव्य जो है वो रखेंगे। और क्या खास है, लेकिन अनिल, उस बीच में मुद्दे कौन कौन से गिनाए जाएंगे? क्या घोषणा पत्र को लेकर बातचीत हो सकती है? किस तरह से मुद्दे जो है वो सामने रखे जाएंगे कि आम जनता के ज्यादा से ज्यादा वोट्स जो है वो बटोरे जाए? मुद्दों की अगर हम बात करते हैं जहां पर हर एक चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हालांकि इससे पहले इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है, वो एक अभी खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद रोड मैप उतार कर जो है इस मुद्दों को लेकर, हालांकि जो जनता के आम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है लगातार जनता अपनी आवाजें उठाती हुई नजर आई है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या फिर अन्य मुद्दे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनको लेकर भी
ये सारी बातें जो है वो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो रख सकते हैं। अनिल, एक और बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पहले जिस तरह से 5 सीटें हुआ करती थी, लेकिन एक सीट को बढ़ाकर आपने देखा कि आधी आधी सीट किस तरह से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को दी गई, तो 6 सीटें हो गई है। और पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ज्यादातर सीटें जो है वो देखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में रहने वाली है। क्या लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी समीकरण को किस तरह से बदल सकती है? क्या कोई रणनीति में बदलाव किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी? देखिए, समीकरण की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर खित्ते की 3 सीटों पर ही अपना जो है पूरा दमखम जो है वो रखना चाहती है, क्योंकि इससे पहले पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का भी कहना है कि एक सीट जो है वो हमें कश्मीर से मिलनी चाहिए। और वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि इंडियन अलायंस का एक हिस्सा है और इंडियन अलायंस के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो पीडीपी का भी ये कहना है कि एक सीट जो है वो कश्मीर से हमें मिलनी चाहिए। और वहीं पर कांग्रेस का भी ये कहना है कि अनंतनाग से एक सीट हमें मिलनी चाहिए, जिसको लेकर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कई सारा घमासान जो है वो इंडियन गठबंधन के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर भी अभी कई सारी बातें खुलकर सामने नजर आनी है और इस पर भी चर्चाएं होनी है, ये एक अहम कड़ी है। और वहीं पर आपने बीजेपी का जिक्र किया है तो कल 18 तारीख को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं सुनील बंसल जो है वो कल यहाँ पर पधारेंगे। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग रहेंगे और सह प्रभारी आशीष सूद रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहने वाले हैं, रविंदर रहने वाले हैं, अशोक कोल इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने के लिए जो है लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जो है हर एक पार्टी जो है वो अपनी कमर जो है वो जम्मू कश्मीर में कस चुकी है। चलिए अनिल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जीत जो है वो दर्ज यहाँ पर पार्टियां करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जुड़ने के लिए, क्योंकि इस बार आप देखिए डीपीएपी भी मैदान में उतर चुकी है, अपनी पार्टी है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, कई और भी पार्टियां जो इस बार अपना लोकसभा के अंदर दमखम जो है वो देखेंगी कि किस तरह से काम जो है वो होगा। लेकिन फिलहाल अगर पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर आपस में लोकसभा चुनावों में रहती है, क्योंकि कांग्रेस का जाहिर तौर पर 5% वोट शेयर जरूर बढ़ा था, लेकिन सीट कोई भी खाते में नहीं आई थी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से अपनी पैठ बनाई की जाती है और जीत किस तरह से दाखिल यहां पर होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है वो बेहतर तरीके से समझती है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ यहां पर चल रहा है टूरिज्म को लेकर वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप देखिए पर्यटन स्थलों पर भले ही बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन पर्यटन कारोबार पूरी तरह से गिर गया है। टूर एंड ट्रेवल और सैकड़ों वाहन जो इस पर काम करते हैं वो सड़कों के किनारे खड़े हैं। होटल व्यवसाय पर भी मंदी के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। कुदरत की मार से दुकानदार भी नुकसान यहां पर झेलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि दुकानदारों को काफी नुकसान इस वक्त हो रहा है। बर्फ नहीं गिर पा रही है, टूरिज्म को लेकर टूरिस्ट यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर है। लेकिन जम्मू सूबे में पत्नी टॉप और भद्रवाह हमेशा ही पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक रहा है, लेकिन इस बार दोनों ही पर्यटन स्थलों पर बर्फ पर अटखेलियां नहीं हो रही हैं और हाल ही में कश्मीर के पर्यटन स्थलों का भी यही हाल है। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि टूरिज्म जिस तरह से बढ़ता नजर आ रहा था, लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू जो कि खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, और कश्मीर जिसे जन्नत माना जाता है, लेकिन फिलहाल इस बार अछूता कहीं ना कहीं पर्यटकों से रह गया है, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो पा रही है समय पर, बारिश का मौसम समय पर नहीं देखा गया है। तो जाहिर तौर पर समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है, किसानों से लेकर कारोबारियों तक यहाँ पर परेशानियां आम जनता को भी झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इस बीच में किस तरह से कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से अब उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे होटल हैं जो खाली पड़े हुए हैं, वाहन हैं जिनके चक्के पूरी तरह से थमे हुए हैं। शिल्पा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, टूरिज्म को लेकर अगर बात की जाए तो ये एक सीजन रहता है सर्दी के मौसम का, जब बर्फबारी होती है टूरिज्म को बढ़ाया जाता है और बढ़ता वो नजर भी आता है। लेकिन इस बार आपने देखा कि मौसम में किस तरह से बदलाव है। जम्मू के अंदर ठंड काफी थी लेकिन बारिश नहीं थी, कश्मीर के अंदर धूप थी लेकिन बर्फ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम और क्या चल रहा है? प्रकृति की मार जो है वो कारोबारियों को देखने को मिल रही है, क्योंकि कारोबारी इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो यात्री, जो पर्यटक नत्था टॉप की तरफ रवाना होते थे, पटनी टॉप की तरफ रवाना होते थे, वो पर्यटक अब आ ही नहीं रहे, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही। क्योंकि मैक्सिमम पर्यटक ऐसे हैं जो कि बर्फबारी देखना पसंद करते हैं, स्नोफॉल जब होती है तब वो देखना पसंद करते हैं। तो इस समय जो वाहन, टूर एंड ट्रेवल्स के जो वाहन है वो सड़कों पर खड़े हैं। हालांकि वो वाहन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। जो यहाँ के लोकल्स है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर टूर एंड ट्रैवल्स के अध्यक्ष का ये कहना है कि जो पर्यटक यानी कि पहले आते थे, बर्फबारी होती थी, बारिशें होती थी, तो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते थे, तो अब उसमें काफी ज्यादा कमी हो चुकी है, जो कि अब प्राकृतिक मार जो है उन्हें झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को जहाँ पर पर्यटक पटनी टॉप पहुंचे थे, नत्था टॉप पहुंचे थे, हालांकि वहां पर बर्फबारी नहीं हुई, और उसके बाद वो 31 दिसंबर के बाद जो है वो भद्रवा की तरफ रवाना हुए, क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही थी और वो बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक वहां पे पहुंचे। शिल्पा, तो इस दूसरी समय तरफ पटनी आपने टॉप- देखा कि जम्मू का जो कारोबारी है वो ट्रेन कटरा जाने के बाद लगातार परेशान है और आरोप भी कई तरह के वो लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से प्रकृति की मार पड़ती है तो फिर क्या लगता है कि प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, कारोबारियों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि सबसे पहले कृतम झील की अगर मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से काम चल रहा है और वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। आने वाले समय में जल्दी वो काम पूरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ढील जो है वो देखने को मिल रही है, काम जो है वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। तो कारोबारियों का ये भी कहना है कि कोई ऐसी आकर्षित चीज नहीं है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, जो टूरिस्ट को जो है वो लुभा सके। तो एक आकर्षित यहाँ पर जो है वो चीज होनी चाहिए, आकर्षित जगह होनी चाहिए, ऐसी आकर्षित प्लेस हो जो कि टूरिस्ट को जम्मू की तरफ अट्रैक्ट करे, जम्मू में रुकने के लिए जो है वो मजबूर करे। तो कारोबारियों ने कहीं ना कहीं जब बैठक हुई थी तो एक ये मैसेज जो है एक कहा जाए कि एक जिस तरीके से अपना परसेप्शन जो है वो रखा था कि एक ऐसी प्लेस बनाइए, एक ऐसी चीज बनाइए जो कि जम्मू में टूरिस्ट जो है वो रुके। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से पटनी टॉप में मैं बात करूं तो जो पर्यटक यानी कि पिछले साल में जब वो मौसम में यानी कि बर्फबारी हुई थी नत्था टॉप में, तो उस समय होटल काफी ज्यादा बुक होते थे। अब जो एडवांस बुकिंग हो रही थी वो एडवांस बुकिंग भी रद्द हो रही है, और कारण ये है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, तो पर्यटक जो है वो जम्मू नहीं पहुंच रहे और कारोबारी इस समय काफी ज्यादा परेशान। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कारोबारी काफी तरीके से परेशान है, लेकिन उस बीच में जो जम्मू के अंदर लंबित पड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जिसमें कृत्रिम झील है और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो जम्मू के अंदर चल रहे हैं, और उसे अगर पूरी तरह से पूरा किया जाता है तो टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए मौसम की मार एक तरफ झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ परेशानी के दौर से आम लोग भी गुजर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चेनाब रीजन में क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिला डोडा के ही चेनाब रीजन के अधीन आने वाले यहाँ पर जिलों में बारिश और बर्फबारी में होने वाली जो यहाँ पर लोगों को फायदा है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको बताते चलें कि बर्फबारी में होने से आम लोगों और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों के अंदर भी बारिश और बर्फबारी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जिला डोडा के लोग परेशान हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ उनकी फसलों और फलों की पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे सिंचाई से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, शुष्क मौसम के दौरान लोगों ने चेनाब घाटी के पहाड़ी इलाकों में कुछ शरारती तत्वों द्वारा जंगलों में आग लगाने पर भी चिंता जता दी है। उनके मुताबिक यहां जंगलों के खत्म होने से ही पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग यहां पर देखी जा रही थी। और विशेषज्ञों का ये मानना था कि इस को मद्देनजर रखते हुए यहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत थी। लेकिन किस तरह से दूर दराज के इलाके के अंदर भी ये पूरा हालात देखने को मिला है, इस वक्त क्या मंजर है, वसीम गट्टू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए मौसम लगातार करवट बदल रहा है और बारिश होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, शुष्क मौसम है, पैदावार जो फसलों की है उसको भी काफी तरीके से देखा जा रहा है, किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या लगता है कि किस तरह से कदम उठाने की जरूरत थी यहाँ पर प्रशासन और विभाग को? देखिए, कदम उठाने की जरूरत थी, मगर अगर मैं डोडा दिल्ली एरिया से खुश्क साथी है, लोग परेशान है। उनकी तरफ से बताया गया कि जो ये आज का टाइम है, आज का मौसम है, इस मौसम में जरूर जो है बर्फबारी हुआ करती थी, बारिश हुआ करती थी, खासकर किसान लोग काफी ज्यादा परेशान है। और जिस तरह से आपने बताया कि जंगल का कटाव अभी भी लगातार जारी है, जंगलों में आग दिखी जा रही है, फायर सर्विस का अमला काम कर रहा है। और कल हमने फायर सर्विस के अमले से जब बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ जो है काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ध्यान देना है, और जिस तरह से बताया कि पेड़ लगाने की जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ब्लॉक दिवस होता है, कोई बड़ा कोई दिवस होता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, तब ये सारी चीजें किए जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह का कोई पेड़ वगैरह कहीं पे लगाया नहीं जाता। तो एक मेन ये कारण भी हो सकता है। और हर मस्जिद पे, हर मंदिर में
ये दुआ की जा रही है, ऊपर वाले से मांगा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी होना चाहिए, बर्फ होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारा सीजन होगा, गर्मी होगी, उसमें कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन वसीम, उस बीच में विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अगर इसी तरह से रहता है तो फिर आने वाला समय काफी तरीके से खराब हो सकता है, क्योंकि फसलें अगर सही से नहीं होती हैं तो सूखाग्रस्त इसे घोषित कर दिया जा सकता है, और फसलें अगर खराब हो जाती हैं तो आप समझिए कि रेट्स बढ़ जाएंगे, महंगाई का दौर भी देखा जा सकता है। किसान काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश होना बहुत जरूरी है और प्रकृति से लड़ा भी नहीं जा सकता है। देखिए, ये खुश्क मौसम जो होता है, इस खुश्क मौसम में आज भी हम देख रहे हैं लोग बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, और डॉक्टर भी उनको यही बताते हैं कि जो मौसम है, ये मौसम सही नहीं है। और जिस तरह से मैंने बताया कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। कल भी मैंने जब किसान लोगों से बातचीत की, उनका ये मानना है कि इस सीजन में जरूर बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आगे आने वाले टाइम में जो फसल लगाते हैं उसमें कोई बीमारी, अगर बीमारी उस फसल में आएगी तो हमारा जो घर का सर्कल है इसी पे सारा चलता है, तो आने वाले टाइम में हमें भी परेशानी हो सकती है। प्रशासन और विभाग की तरफ से एक बात जरूर कही गई थी कि अगर ज्यादा देर तक बारिश नहीं होती है तो वाटर स्प्रे किया जाएगा। क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं दूर दराज के इलाकों के अंदर कि लोगों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले? देखिए, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया हो, और अब देखना होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किस तरह से आगे आते हैं, इस कदम को उठाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा और लोगों को किस तरह की राहत की सांस मिलती है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि किसानों को राहत दिलाने के लिए एक बड़ी बात जरूर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि वाटर स्प्रे कराया जाएगा, क्योंकि फसलों को इस वक्त पानी की भी जरूरत है, बारिश नहीं हो पा रही है और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी की भी जरूरत है, वहां पर भी बर्फबारी नहीं हो पा रही है। तो परेशानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए वैकल्पिक मार्ग निकालने की जरूरत है विभाग और प्रशासन को। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से हालात हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस को अब मात्र 9 दिन शेष रहते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जगह जगह पर लगाए हुए नाकों पर गाड़ियों की जांच कर रही है और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी हुई है। जम्मू शहर में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं ताकि देश विरोधी तत्व गणतंत्र दिवस पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हरकतें करने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर की जा रही है। लेकिन उस बीच में सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमर जो है वो कस ली है। माकूल तरीके से आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से अपने काम को लेकर मुस्तैदी दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जिस तरह से राजौरी और पुंछ को पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें डीकेजी का भी एक बड़ा मामला देखने को मिला और इस बीच में कई आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन उस बीच में जम्मू में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत-ए-हाल चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता रिपोर्ट कर रही हैं, क्या कुछ है सूरत-ए-हाल सिक्योरिटी को लेकर वो देख लीजिए। से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जम्मू में देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आपको बताती चलूं कि जम्मू के इंदिरा चौक में इस समय हम मौजूद है, जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वाहनों को रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो नाका लगाया जा रहा है, और आपको बता दें कि नाका केवल इंदिरा चौक पे नहीं है, हर जगह ये नाके लगाए जा रहे हैं। और 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम आप देख सकते हैं, पुख्ता इंतजाम किया गया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, डिक्की खोलकर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु यानी कि दिखती है तो उस पर कड़ी से कड़ी जो है वो नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर चेक की जा रही है। और देखिए किस प्रकार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। और सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय काफी ज्यादा पुख्ती नजर आ रही है, यानी कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिख रही है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, वाहनों को रोका जा रहा है, प्रॉपर तरीके से वाहनों की जो है वो इस समय चेकिंग की जा रही है और उसके बाद वाहनों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के इंदिरा चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो नाका लगाया गया है। बड़ा नाका इस समय इंदिरा चौक पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू संभाग में पुलिस ने आतंकवाद संगठन द्वारा क्षेत्र में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के प्रयासों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय जो है वो चेकिंग की जा रही है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लाइसेंस है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उन्हें चेक किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इस
समय हर एक नाके की बात करें तो हर एक चौक पर जो है वो नाका लगाया गया है। हालांकि ये जम्मू के इंदिरा चौक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे चौकों की बात करें तो वहां पर भी नाके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो नाका, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो डिक्की खोलकर प्रॉपर तरीके से जो है वो इस समय चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 9 दिन के बाद 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस आने वाला है और उसको लेकर उसके मद्देनजर रखते हुए देख सकते हैं गाड़ियों को, वाहनों को रोका जा रहा है और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। और कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर जो है वो फिलहाल रखी जा रही है। और सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, वाहनों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, वाहनों को रोका जा रहा है और उसके बाद वाहनों को आगे जो है वो रवाना किया जा रहा है। और ये ना केवल आज यानी कि आज के दिन ये नाका नहीं है, ये हर दिन नाका जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जम्मू में जो है वो देखने को मिल रही है। वाहनों को खंगाला जा रहा है, वाहनों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और जो संदिग्ध वस्तु है खास तौर पर उन पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू। तो जिला पुंछ की ही सुरनकोट तहसील के कई इलाकों में इन दिनों पानी की हाहाकार मची हुई है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी की सप्लाई के लिए सालों पहले लगाई गई पाइपें जगह जगह से टूट चुकी हैं, जिससे कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। स्थानीय लोग जल शक्ति विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और काट काट कर थक चुके हैं। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपको बताते चलें कि मुकम्मल तरीके से पाइपें तो बिछाने का काम किया गया था, लेकिन महज सिर्फ पाइपें ही बिछाई गई थी और उसके बाद ये पाइपें जब टूटी हैं उन्हें भी रिपेयर नहीं किया गया है। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान डिपार्टमेंट पर भी लगता है कि आखिर क्यों अब तक इन लोगों को पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है और काफी परेशानियों के दौर से ये लोग गुजरते नजर आ रहे हैं। दूरदराज का इलाका है, लेकिन उस बीच में सुरनकोट के अंदर क्या कुछ है मंजर, आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया। आकाश, क्या ताजा स्थिति है वहां पर? क्यों आखिर लोगों तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है? डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? आज ऐसा मैं आपको बताता चलूँ, तहसील सुरनकोट का जो एरिया है इसमें कई सालों से जो है पानी पीने की काफी किल्लत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि आज आबादी ज्यादा है। जब 1980 या 1945 के बाद या 1947 के बाद जो पाइप्स लगी थी वही पाइप भी आज भी लगी हैं। जो जीरो लाइन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कई बार सरकार की तरफ से जो है जल जीवन मिशन जब से ये बना है उसके बाद सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर घर नल और हर घर जल। नल तो लग चुका है लेकिन जल अभी तक नहीं है। ग्राउंड रियलिटी की बात की तो आज भी जो है लोग पीने के पानी से महरूम हैं। कई सारे लोगों ने भी बात की उनका ये कहना है कि सुरनकोट तहसील एक ऐसी तहसील है जहां नेचर रिसोर्स है, पानी की कमी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ठीक नहीं है। लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया है कि जितना भी स्टाफ है सुरनकोट पीएचसी का, चाहे वो छोटा स्टाफ है चाहे बड़ा स्टाफ है, सबको जो है रीशफल किया जाए और जो जीरो लाइन सिस्टम है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। जी आशा। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जीरो लाइन सिस्टम को यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां हैं और इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। सोमवार यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर जम्मू में भी मंदिरों की साज सजावट काम का जोर शोर देखा गया है। सजावट के लिए काम को पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है और हर किसी में यहाँ भक्ति और उत्साह चरम पर है। शहर के यहाँ प्राचीन रघुनाथ जी के मंदिर में भी रंग रोगन व सजावट का काम किया जा रहा है और धर्मार्थ ट्रस्ट 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ पूरी तरह से कमर जो है वो कस चुका है। इस मंदिर में बाहरी राज्यों से आए हुए पर्यटक भी यहाँ पर व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसके उपलक्ष्य में हम लोग पोताई वगैरह कर रहे हैं, साफ सुफ कर रहे हैं। यहाँ पर राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो देश भर में सर्वत्र हो रहा है, तो रघुनाथ मंदिर को भी हम चमका रहे हैं, यहाँ पे साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं। उस दिन जो है कि उस दिन क्रम जो भी रखे हैं आयोजन है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। ये आज हम लोग जम्मू में श्री रघुनाथ टेम्पल में आए हैं और जिस तरह मोदी जी के द्वारा 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हर मंदिर, हर पूरा भारतवर्ष स्वच्छता के लिए किया जा रहा है, वैसे रघुनाथ मंदिर में आया। यहाँ का प्रशासन मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे भी स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई है और मैं 22 तारीख के लिए यहाँ के समस्त जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उस दिन दिवाली के रूप में मनाएं और
राम दरबार का दर्शन टीवी के माध्यम से हर जगह प्रसारित होगा। आप वहां दर्शन करिए और अपने घरों को दीपावली की तरह बनाइए। हम यहाँ श्री वैष्णो देवी धाम में दर्शन के हेतु आए थे, उसके बाद शिवखोड़ी दर्शन किए हैं और ये प्रभु राम दरबार में दर्शन हम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आप लोग अवश्य आइए और श्री राम जी के भव्य दर्शन वहाँ पे प्राप्त करिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम माता रानी के दर्शन करके आए थे तो हमें पता चला था कि ये जम्मू में एक रघुनाथ मंदिर है, तो उसी के दर्शन के लिए आए थे अभी हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आके देखा जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है और वहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, अभी सभी श्रद्धालु जाने वाले हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखा कि इसी तरह से भक्त आ रहे हैं यहाँ पे राम के लिए, राम जी के लिए। और यहाँ पे भी साफ सफाई हो रही है और अच्छा जो लोगों के अंदर सनातन के प्रति जागरूकता दिख रही है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बाद में। और यहाँ पे जो यहाँ की जो कमेटी है, जो मंदिर के जो पुजारी वगैरह हैं, वो अच्छे तरह से सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये तो सनातनी सभी लोगों के अंदर इतना ज़्यादा खुशी उल्लास है और सभी एकजुट हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। हर मंदिर में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है अभी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वो न्यू है सिख पंथ की और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए कि इस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है सिख गुरुओं की, 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग